हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपके मैथ्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक ब्रांच है जिसको क्लास 10th से जो स्टार्ट होती है आपकी, और ये जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक के लिए ये मैथ्स में एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच के रूप में रहता है। तो आपके लिए ये इसका बेसिक को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो आज का ये वीडियो है ये पूरा उसके बेस के ऊपर है, और इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ ही कहाँ करते हैं, क्यों इसका मैथ्स में हमें ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले बात करें ट्रिग्नोमेट्री है क्या। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो हमारा डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड्स से, जिसमें ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड, और मेट्रॉन मतलब होता है मेज़र। मतलब कुछ 3 साइड का मेज़रमेंट होगा, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखिए, हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। देखो ट्राइंगल क्या होता है, तो हम जानते हैं कोई भी ट्राइंगल हो 3 साइड से मिलकर के वो बना होता है, और 3 उसके अंदर एंगल्स होते हैं, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर बात होती है 3 साइड्स और उसका मेज़र। मतलब इस तरीके से कुछ हम स्टडी इसके अंदर करने वाले हैं, ये तो हम इतना समझ गए। अब मेन चीज़ हम लोग क्या करते हैं, किस चीज़ का कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा उसको समझें। सपोज़ आप कहीं ग्राउंड पे खड़े हो, है ना, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, मैं आपको ऑब्जर्वर बोलूँगी क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कुछ देख रहे हो। और सपोज़ यहाँ से आप, यहाँ पर कोई बलून है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एयर बलून है तो आपकी जो पोजीशन है, मतलब आपसे इस बलून की जो पोजीशन है, अगर हमको उसको कैलकुलेट करना है, उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को और इसकी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम आपसे इसकी लोकेशन को पता लगा सकते हैं। कैसे, देखिए, ये यहाँ से आप इसको, ये आपका डिस्टेंस है उससे, ठीक है। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बलून का, ये देखिए आप इस तरीके से, जब हम इसको एक रिलेटिव पोजीशन देखें अर्थ से इसकी पोजीशन, तो हमको कुछ ट्राइंगल मिलता है, मतलब कुछ ऐसा मिलता है जिसकी 3 साइड्स हैं। अगर हम इसको इस तरीके से रिलेटिव बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन को ढूंढने के लिए जिसकी हम स्टडी करते हैं वो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। या फिर आप अगर सपोज़ किसी बिल्डिंग में हैं और उसकी बालकनी पे यहाँ कहीं तो भी आप खड़े हैं, और आप किसी यहाँ पर इस पेड़ की पोजीशन देख रहे हैं, तो ये जो रिलेटिव पोजीशन है, अभी इसको सबको हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है, 3 साइड्स हो रही है। अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी यहाँ से क्या एंगल बन रहा है या क्या पोजीशन है आपकी, तो उसको आप जिस ब्रांच के अंदर जिन टेक्निक्स की हेल्प से आप सॉल्व करोगे वो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। इसको डिटेल में हम थोड़ी देर के बाद में समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ की या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिसके यूज़ से हम ये सारी पोजीशंस को कैलकुलेट करने वाले हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ उसका यूज़ बताया कि ट्रिग्नोमेट्री से हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। जो भी एंगल्स और साइड के बीच में, मतलब ट्रायंगल के एंगल और ट्रायंगल की साइड, ठीक है। ट्रायंगल मैंने आपको बताया, इसमें पूरा ट्रायंगल पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ट्रायंगल की साइड और ट्रायंगल के एंगल के बीच में कोई रिलेशन है, और उस रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बोलते हैं उसको, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, जिनका भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम मोस्ट कॉमनली जिसको यूज़ करते हैं वो होता है साइन। ये न्यू टर्म्स है, आपको बहुत अच्छे से इसको याद कर लेनी है, और वैसे भी इसको यूज़ करते करते आपको याद हो भी जाएगी। साइन, कोसाइन, टेंजेंट। अब इन्हीं सब का रेसिप्रोकल, इसको साइन का होता है कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट, ठीक है। ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं।
इसको भी आगे मैं आपको समझाऊंगी, फिलहाल के लिए आप इनको माइंड में रख लो। और जो हम जनरली यूज़ करेंगे सॉल्व करते वक्त, वो हम इसके एब्रीविएशंस का यूज़ करेंगे, मतलब इसके शॉर्ट फॉर्म का, संक्षिप्त रूप में हम इनको बोलेंगे इस तरीके से। जो साइन है SIN, देखिए स्पेलिंग इसका, इसको पढ़ते तो हम साइन ही है, लेकिन ये SIN हो जाता है हमारा स्पेलिंग, ठीक है। कोसाइन उसको आप बोलते हो कॉस, टेंजेंट को आप बोलोगे टेन ओनली, और कोसेकेंट को आप बोलते हो कॉसेक, सेकेंड को आप बोलोगे सेक, और कोटेंजेंट को आप बोलोगे कॉट। ये जो COT है बस इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो हम बेसिकली हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये भी अकेले नहीं होते, ये जैसे हमने बोला साइन, तो इनके साथ में कोई इसका एंगल होता है, क्योंकि हमने आपको बोला ना साइड और एंगल का रिलेशन। तो कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए एंगल को आप अगर थीटा से डिनोट कर रहे हो, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपका जो एंगल है वो A है सपोज, तो आपका आ जाएगा साइन A, कॉस A, टेन A, ठीक है। अगर आपका एंगल B है तो आ जाएगा साइन B, कॉस B, टेन B। मतलब आप मतलब समझे मेरा, कि यहाँ साइन कॉस टेन ये जितने हैं, और कॉट सेक कोसेक, ये सारे के सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ हैं, और उसके साथ में हम लगाते हैं जो भी एंगल बन रहा है उसको, तब जाके ये कंप्लीट होता है, ठीक है। कैसे होता है अभी आगे और देखते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखें, ठीक है। हमको इस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी आपका ट्रायंगल होगा, यहाँ पर आपको हमेशा राइट ट्रायंगल्स होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है लेट ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए कि ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है वो राइट एंगल एट B, वो B पर राइट एंगल है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। मतलब राइट एंगल एट B का मतलब होता है एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये इस तरीके से आपको फिगर मिल गया। अब ये बात हम जानते हैं, अगर पहले आपने थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हो, सपोज़ ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब जहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, एक तो सबसे बड़ी साइड होती है उस ट्रायंगल की, दूसरा उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो उससे अपोजिट जो साइड होती है ना, वो आपकी सबसे बड़ी साइड होगी, सबसे पहली बात। दूसरा उसका नाम होता है हाइपोटेनियस। आँख बंद करके आपको नहीं भी पता है कि इसके अंदर आपको कोई ट्रायंगल दे दिया और आपको नहीं पता कि उसका हाइपोटेनियस कौन सा है, तो आप सीधे से समझ जाओगे जहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है उससे जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसी को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको स्मॉल h से यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है। उसके अलावा जो साइड होती है, तो उसमें से एक होता है बेस, दूसरा होता है परपेंडिकुलर, मतलब जो मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं। अब डेफिनेटली ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर है, बेस मतलब जिसके ऊपर वो खड़ा है, ठीक है। बेस मतलब होता है आधार, ठीक है। तो जिसके ऊपर भी वो खड़ा है, तो ये चीज़ हो गई हमारी बेस, और दूसरा हो गया जो जहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल p से, बेस को आप रिप्रेजेंट करते हो b से, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको हम h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कैसा भी फिगर हो आपका, अगर जहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, सपोज यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे दिख रहा है ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, मतलब इसके अपोजिट हाइपोटेनियस है। अब उसके हिसाब से जहाँ जिसके ऊपर ये बन रहा है उसको आप बेस बोल दोगे, और दूसरे वाले को परपेंडिकुलर बोल दोगे। ये आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। मैंने आपसे कहा था अभी पीछे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो होता है वो तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ होते हैं, और ये हमेशा किसी न किसी एंगल के साथ में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा एंगल है ए, हम ए को कंसिडर करके बात कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एंगल ए कहाँ है, ये रहा आपका, ठीक है। तो अब हम इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बातें करेंगे सारी की सारी। तो साइन ए जो होता है वो कैसे निकलेगा, तो इसको भी याद करने का एक तरीका मैं पहले आपको वो बता देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा सा फ़नी भी है वो, और लेकिन याद करने में काफ़ी आसानी होगी आपको। ये जो PBPHHB हमने लिखा है, या तो आप इसको ऐसे याद कर लो, या फिर इसको बोला जाता है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन, पी जो है ये आपका ये वाला, ये पंडित, फिर उसके बाद में आ जाता है बद्री
सॉरी, बद्री प्रसाद, पी ये वाला हो गया आपका, बद्री के लिए बी और प्रसाद के लिए ये पी, फिर उसके बाद में हर मतलब एच, हर, और ये बोले या भोले, जो भी आप इसको लेना चाहो यहाँ पर, ठीक है। तो इससे ये ज़रूर थोड़ा सा हमें फ़नी लगेगा, लेकिन इससे आपको याद बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मुझे मेरे बचपन में सिखाया गया था, मुझे आज तक याद है। तो ये हमारी एक ट्रिक होती है, और अगर आपको इससे डायरेक्ट बी पी एच एच बी ऐसे याद करना या और कुछ आपकी ट्रिक है वो भी चलेगी, लेकिन मेरी ट्रिक ये थी, मैंने आपको वो बता दी। अब इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इसको अब हमको कैसे करना है, तो देखो ये इस तरीके से आप लिख लोगे। पहले आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में भी, अगर आपको याद नहीं है तो आपने ट्रिक को देख लिया, और उसके बाद में आप उसको रफ में लिख सकते हो, आसानी से आपकी गलतियाँ नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में हम करेंगे यहाँ पर देखो साइन कॉस टेन, इस सीक्वेंस में ही जाना है हमेशा, साइन कॉस टेन कॉट सेक, और ये हो गया आपका कोसेक, ठीक है। साइन कॉस टेन ऐसे आप जाओगे और फिर उस उल्टा चलोगे, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसी तरीके से आपको इसको चलना है, तभी आपके फार्मूला सही बनेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फार्मूलाज और इसका क्या रिलेशन है। आप अभी देखो साइन ए या साइन थीटा, साइन बी, कुछ भी हो यहाँ पर, वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये याद करने का तरीका था। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आपको किसी भी फिगर में साइन निकालना है तो आप क्या करोगे, उसका साइन कैसे निकलेगा। सपोज मैं आपसे बोलूँ कि इसका साइन थीटा निकालो या साइन ए निकालो, तो कैसे निकलेगा। अब आपको ये याद था तो आप समझ गए कि जो साइन है वो कैसे निकलेगा, पी अपॉन एच से निकलेगा। तो आप सीधे देख लोगे पी कौन है, परपेंडिकुलर यहाँ पर है बी सी, और हाइपोटेनियस कौन है, ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है समझने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन ये वाकई उतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप इसकी हेल्प से इसको करोगे तो। फिर मैं आपको कॉस का बताती हूँ। देखो कॉस हमारे इस ट्रिक के हिसाब से कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और वही फार्मूला भी होता है। ये याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप इसको याद कर लो, ये पूरा पेज आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप ये पूरा का पूरा निकाल लोगे। तो कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैं भी इसको नहीं देख रही हूँ, सिर्फ इसको देख रही हूँ। बेस अपॉन हाइपोटेनियस है मेरा कॉस, तो मैंने लिख लिया बी अपॉन एच, और बेस मेरा था यहाँ पर ए बी था, और हाइपोटेनियस ए सी था, तो ए बी अपॉन ए सी आ गया। अब इससे अगर मुझे कोई बोलता है कॉस निकालो, तो जो भी यहाँ मेजरमेंट है, मुझे अगर हाइपोटेनियस बताए कि 5 है, ये 3 है, ये 2 है, तो वैल्यूज़ पुट करूँगी यहाँ पर और मैं इसको सॉल्व कर लूँगी आसानी से, कॉस की वैल्यू निकाल लूँगी, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं टेन की। तो टेन मेरा इसको देख के होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही इसका फॉर्मूला भी है, पी अपॉन बी। आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि ये बी सी अपॉन ए बी होता है, ठीक है। तो साइन कॉस टेन तो आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर आते हैं इसके रेसिप्रोकल्स, ठीक है। रेसिप्रोकल्स में एक तो ये फॉर्मूला है कोसेक का, अभी मैं इसको नहीं बताती, पहले इसी को देखो आप। अगर आपको कॉट निकालना है इसी से, ठीक है, अभी उस पर हम नहीं जाते। कॉट अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा, उल्टा चलोगे आप। कॉट का जब निकाल रहे हो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या निकालोगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है अपना ए बी, और परपेंडिकुलर है आपका बी सी। इन दोनों की जो भी वैल्यूज़ हैं आप जब निकालोगे तो आपका कॉट ए आ जाएगा यहाँ से। सेक अगर आपको निकालना है उसका, तो वो हो जाएगा एच अपॉन बी, उल्टा चलोगे इसको, ठीक है। और अगर कोसेक निकालना है तो एच अपॉन पी। इस तरीके से आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, अगर आपको यही सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, इसको आप अगर याद कर रहे हो, नोट कर रहे हो, तो बिल्कुल यही सीक्वेंस में आप चलना। ऊपर के 3 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप, ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर, डायरेक्ट आप पी अपॉन एच बी अपॉन एच पी अपॉन बी लिखोगे। जब आप नीचे से ऊपर की वैल्यू निकाल रहे हो तो कॉट अगर आप लिख रहे हो तो बी अपॉन पी, सेक लिख रहे हो तो एच अपॉन बी, और कोसेक निकालना चाहते हो तो एच अपॉन पी। इस तरीके से आप उल्टा चलोगे। आई होप कि आपको ये शायद पसंद आया हो। उसके बाद में अब बात करते हैं रेसिप्रोकल्स की, ठीक है। अब यही जो चीज़ है हमारी, ये हमारी और भी फार्मूलाज निकालेगी, सिर्फ इतने ही नहीं,
ये तो 3 मैंने यहाँ लिखे हैं, ऐसे ही 3 और मैंने आपको इसके निकालना सिखा दिए। अब और हम लोग को क्या करना है, तो देखो रेसिप्रोकल जो होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, जब इसी ट्रिक से आप रेसिप्रोकल निकालोगे, जो हमारा ये है साइन, साइन के नीचे हमारा देखो कोसेक आ रहा है, इसका मतलब ये है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है। ठीक है, अब सपोज मेरे पास में है, मुझे रेसिप्रोकल्स लिखना है ना, मैं आपको अभी दिखाऊंगी नहीं, पहले मैं खुद से लिखूंगी। कैसे? साइन का मुझे अगर रेसिप्रोकल लिखना है तो यहाँ पर मुझे साइन इज इक्वल्स टू साइन थीटा ले लेती हूँ, 1 कोसेक थीटा हो जाएगा, फॉर्मूलाज लिख रही हूँ मैं। और कोसेक थीटा देखो ये ऐसा चलेगा, कोसेक थीटा का अगर मुझे रेसिप्रोकल लिखना है तो मेरा हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इस पे चली, अगर मुझे यहाँ पर लिखना है फॉर्मूलाज आगे, तो मेरा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 सेक थीटा, और अगर मुझे सेक थीटा निकालना है तो हो जाएगा 1 कॉस थीटा। किसको देखा? इन दोनों को देखा मैंने, इनमें ये रेसिप्रोकल में ये रिलेशन है। ठीक है, और टेन का हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा, ये देखो टेन का कॉट होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ठीक है, इस तरीके से मैंने सिर्फ इसी ट्रिक से सबसे पहले मैंने ये सारा कुछ लिखा। ठीक है, 3 है और 3 और, तो 6 फार्मूलाज मैंने यहाँ से लिख लिए इसी की हेल्प से। फिर आपके सामने ये है, मैंने रेसिप्रोकल वाले 6 फार्मूलाज लिख लिए, मुझे समझ में आ गया कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, सिर्फ इसको याद करके। अब एक चीज़ मैं और लिखने वाली हूँ, वो आपको बता देती हूँ, अभी वो अपने कॉपी में तो आगे आएगा, पर अभी मैं आपको इस ट्रिक से ही बता रही हूँ। एक होता है हमारा, इसके आगे आता है जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ये ऐसा फॉर्मूला चलता है, साइन 90 माइनस थीटा डायरेक्ट आएगा, जब एक्सरसाइज करोगे तो और क्लियर होगा, फिलहाल हमें सिर्फ याद करना है और बनाते कैसे ये देखना है। साइन 90 माइनस थीटा, अभी मैं ऐसे ऐसे चली ना, अभी मैं ऐसे ऐसे चलूँगी। ठीक है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा मेरा हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। आया समझ में? शायद, आई होप आपको समझ में आया होगा। साइन 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये इस तरीके से इंटरचेंज, मतलब इसी एक ट्रिक से मैं आगे और कुछ फार्मूलाज लिखने वाली हूँ। ठीक है, अभी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, आगे आएंगे तब मैं और समझाऊंगी। तो फिलहाल के लिए हम इसको देखें। ठीक है, यहाँ से हमने देखा, हमने इतने तरीके से लिखना सीख लिया, इसका रेसिप्रोकल हमने सीख लिया, और 90 माइनस थीटा का आइडिया हमने ले लिया कि कैसे होता है। ठीक है, अब मेरी नेक्स्ट ट्रिक जो है, देखो ये तो सारे रेसिप्रोकल्स यहाँ पर लिखे हुए है ना, अभी मैंने आपको निकाल के बताया, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। इसके बाद में ये एक अलग कलर से हमने लिखा हुआ है, क्यों? ये आपको याद करना है। ये याद इसलिए करना है कि टेन थीटा जो होता है उसकी एक वैल्यू और होती है, टेन थीटा जो होता है वो तो 1/cot थीटा होता ही है, अभी आपको मैंने रेसिप्रोकल बताया। साथ में टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और टेन का अपोजिट देखो रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट होता है। रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पर टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। ये जो दे रखा है, जैसे ही आपने यहाँ पर उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर देना, ये 2 फार्मूलाज आपके और रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद में अगली बात पे आते हैं हम लोग। इसको देखिए आप, 0/1 अगर होता है आपका, कहीं पर भी आप सॉल्व करते हो और 0/1 आता है, इसका यूज़ अभी मैं बताऊंगी आपको टेबल में। 0/1 आता है तो वो हमेशा 0 होता है, और 1/0 है, मतलब 1 को या किसी चीज़ को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, किसी भी कांस्टेंट नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो अभी तक उस वो जो चीज़ है उसका आंसर नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इसको कुछ लोग इन्फिनिटी भी लिखते हैं, वो भी चलता है। तो बेसिकली 0/1 अगर हम कर रहे हैं तो उसका आंसर 0 आएगा, मतलब 0 को आप 1 से या किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो तो 0 टाइम्स जाएगा, और अगर 1 को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, 1/0 है, तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ये जितना मैंने लिखा है ना, कलर में जो लिखा है, यहाँ तक तो आप बना सकते थे, ये पूरा का पूरा बनाना बता दिया आपको ट्रिक से। ये जो चीज़ें हैं दोनों की दोनों, ये आपको बिल्कुल, ये वाली और ये वाली आपको अच्छी तरीके से याद करके रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, फिर से हम आते हैं इसके ऊपर जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी। तो आपको मैंने बताया था
साइन कॉस का रिलेशन देखो, साइन 90 माइनस थीटा, इस तरीके से जब हम इसी ट्रिक से चलेंगे इस तरीके से, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा टेन कॉट, ठीक है, ये वाला टेन कॉट, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला रिलेशन चलेगा आपका इन दोनों के बीच में, ये 90 माइनस थीटा के लिए हल्का सा याद रखना बस, बाकी इससे काम हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं उस तरीके से। तो ये जो पूरा पेज है इसके अंदर सिर्फ आपको ये दो चीज़ें हैं जो याद रखने की, अदरवाइज सब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, ठीक है। ये जो रेशोस होते हैं इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जिनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ हमको गिवन होती है, और अभी हमारे सिलेबस में 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो एंगल है उसकी वैल्यूज़ हैं, और मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है। तो आपको ये 5 एंगल अभी सबसे पहले बताती हूँ कि याद किसको रखना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी हम वैल्यूज़ निकालने वाले हैं, और ये बिल्कुल भूलना नहीं है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगी कि कौन सी बातें याद रखने की है और कौन सी बातें बनाने की है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 इस तरीके से आप लिख लोगे, ठीक है। हम भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर हम ये टेबल बना रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमारी टेबल होगी। अभी मैं बिल्कुल रफली आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमें लिखना है वो आप लिख लो साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ये तीनों तो बिल्कुल सीक्वेंस में आपको सबसे पहले लिख लेने हैं। ये तीन के बाद में बाकी के जो तीन है, मतलब सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ये अभी मैं आपको इसके बाद में बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले याद क्या रखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इसकी वैल्यूज़ हैं। ये इतने, ये सारे एंगल से हमको याद रखना है। फिर इधर साइन कॉस टेन, ठीक है। ये तीन की वैल्यूज़ मैं अभी आपको बताऊँगी। हम एक को भी याद नहीं करेंगे, ठीक है, हम हर एक को बनाएंगे। अब कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अभी सब चीज़ों को भूल जाओ, आप सिर्फ एक काम करो, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो। 0, 1, 2, 3 और 4। कहाँ तक चलोगे? 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट में आपका आया ना 4, तो 4 से इन सभी को आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 4 से ही आप इन सभी को डिवाइड कर दोगे, और डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा उसका आप रूट ले लोगे, ठीक है। समझ में आया? फिर से मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट करोगे और 0, 1, 2, 3, 4 तक की आप काउंटिंग लिख लोगे। फिर उसके बाद में 4 हमारा लास्ट है, 4 से हम इन सभी को डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका हम रूट ले लेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर रूट 0/4 क्या होता है? 0, और 0 का रूट क्या होगा? 0। 1/4 तो हम जानते हैं कि 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है, तो 1/4 है। यहाँ कुछ कट नहीं रहा है तो ये आपका रूट आ जाएगा 1/2। यहाँ होता है 2 1 2, 2 2 4, मतलब 1/2 आया। इसका रूट लिखोगे आप तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 2 का रूट हो जाएगा √2। रूट 3/4, तो यहाँ पर भी कुछ कट नहीं रहा है तो आप क्या करोगे, तो √3 आ जाएगा, और 4 का रूट होता है हमारा 2, और 4 से 4 कैंसिल, ये 1/1 आ जाएगा। 1/1 मतलब 1, और 1 का रूट आता है हमारा 1। ये जो हमारा आया है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा आया है आपका, ये आपकी वैल्यू आ गई है साइन थीटा की, ठीक है। ये आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 0, ये 1/2, 1/√2, √3/2, और ये आ गया आपका 1। क्लियर है? ये क्या आ गया हमारा साइन थीटा की वैल्यू। मैंने आपसे बोला था कि हम इसमें से कुछ भी याद नहीं रखेंगे, हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फिर से समझते हैं। साइन थीटा की वैल्यू के लिए 0, 1, 2, 3 और 4 तक का हमने काउंटिंग लिखा। उसके बाद में हमने इस पूरे को 4 से डिवाइड किया, हर एक को, है ना। और 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी आया उसका हमने निकाल लिया रूट।
0/4 जब आपने किया तो 0 आया, 0 का रूट भी 0 होता है। 1/4 जब आपने किया तो 1 का रूट तो 1 आता है, कट तो रह नहीं है। और 4 जो है 4 का रूट होता है 2। यहाँ पर ये कट सकते हैं तो काट देते हैं, ठीक है। 1 का रूट हो गया 1, 2 का रूट हो गया √2। और यहाँ पर है आपका √3/2, क्योंकि √3 का तो √3 आ जाएगा, 4 का रूट होता है 2, 4 से 4 कैंसिल, 1 आया, 1 का रूट होता है 1। ये जो वैल्यूज़ हमने इतनी 3 स्टेप के बाद में जो लाए हैं वो हमारी सीधे आ गई साइन थीटा। अब लिखना है आपको कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ इस टेबल में लिख के, पहले देखो 0, ये 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ठीक है। अब इसके बाद में जो कॉस थीटा लिखना है ना, कुछ मत करो, सीधे यहाँ 1 से चालू करो। 1, फिर ये क्या है √3/2, तो यहाँ लिख दो। फिर ये 1/√2 यहाँ लिख दो। फिर ये कौन आ रहा है 1/2 और आखिरी में कौन है 0। मतलब ये जो पूरी वैल्यूज़ थी 0 से लेके 1 तक की, उसको आप रिवर्स ऑर्डर में यहाँ लिख दोगे। चेंज कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ उल्टा लिख रहे हो। 1 है तो 1 लास्ट नंबर पे था ना 1, तो उसको फर्स्ट पे लिख लिया। फिर उसके बाद √3/2 था तो उसको लिख लिया। 1/√2 यहाँ पर भी थर्ड पे ही था, यहाँ भी थर्ड पे आ गया। फिर उसके बाद में 1/2 आ गया और फिर ये 0। इस तरीके से ये ऐसे गए थे। अभी वापस यहाँ से पलट के पूरा लिख दिया हमने। तो देखो बिना याद करे हमने कॉस की वैल्यू लिख ली। अब साइन अपॉन कॉस जो होता है वो देखो, आपको मैंने बताया था, यहाँ पर ये याद रखना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा होता है टेन थीटा। मतलब मैं अगर साइन की वैल्यूज़ ले लूँ और कॉस की वैल्यू ले लूँ तो मुझे 10 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर है 0/1, जब मैं 0/1 करूँगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। मतलब मेरी 10 की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर है हमारा 1/2, ये साइन है आपका, और उसके बाद में आ रहा है आपका कॉस, आ रहा है √3/2, ठीक है। 30 डिग्री में ये वैल्यूज़ है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी 1/2, और जो ये अपॉन में है तो ये पलट के इस तरीके से हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, मेरा आ जाएगा 1/√3, ठीक है। इसके बाद में 45 में मेरी वैल्यू साइन में 1/√2, उसके अपॉन में कॉस की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। जब इसको सॉल्व करूँगी तो 1/√2 इंटू √2/1, √2 से √2 कैंसिल, 1 से अपॉन 1, तो ये 1 आ गया। देखिए 10 45 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। फिर उसके बाद में आप करोगे इसका √3/2, √3/2 और होल अपॉन में आ जाएगा 1/2, तो आपकी वैल्यू आगे आ जाएगी √3/2 इंटू 2/1। यहाँ से यहाँ कैंसिल, √3/1 मतलब सिर्फ √3 हो गया। और 1/0 मैंने आपको पहले भी बताया, 1/0 की वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर इसकी लास्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस तरीके से बिना याद किए हमने ये तीनों तो लिख लिए। आप चाहो तो इसको यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। 10 तक की वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद में भी याद कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे वो देखिए। 10 के बाद में इसको लिखने के तरीके और भी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही वाला बताऊंगी, रेसिप्रोकल वाला, ठीक है। तो देखो जब आप कोसेक की वैल्यू लिख रहे हो, कोसेक का मतलब होता है कोसेक थीटा होता है आपका 1/sin थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको। कोसेक होता है 1/sin थीटा। मतलब जो साइन की वैल्यूज़ हैं ये पूरी की पूरी, इसको हम 1 के अपॉन में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम पहली वैल्यू देखते हैं 1 के अपॉन में लिखना है। देखो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा। मतलब मैं साइन थीटा की यहाँ पर वैल्यूज़ रखती जाऊँगी तो मुझे कोसेक थीटा मिलता जाएगा। 1 के अपॉन में लिखना है। तो जब मैंने कोसेक 0 डिग्री निकाला, कोसेक 0 डिग्री, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/sin 0 डिग्री। और साइन 0 होता है हमारा 0, तो 1/0, और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो देखो आप कोसेक की जो वैल्यू वो क्या है हमारी नॉट डिफाइंड। इसके बाद में अगर हम इसके 30 डिग्री को निकालें तो देखो 1/sin में 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2, तो वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2/1, मतलब आ जाएगा 2। ये देखो आप साइन की वैल्यू आ गई 2। फिर उसके बाद में इसको 1 के अपॉन में रखेंगे, 1 ये होल अपॉन 1/√2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू √2/1, तो वैल्यू आ गई आपकी √2।
कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू आ गई √2। इसी तरीके से आप इसको भी करोगे, इसको भी करोगे। मैं अगर एक एक को बताऊंगी तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सामने फॉर्मूलाज हैं और यहाँ पर मैंने आपको तरीका बता दिया है। इस तरीके से आप ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो आप अच्छे तरीके से बना सकते हो बिना किसी भी चीज़ को याद करे। अब हमने इसमें याद क्या किया था, तो हमने याद किया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, ये सीक्वेंस हमने याद की। और हमने याद किया साइन कॉस टेन। इसके बाद वाले तो हम वैसे हमने सारे ही निकाले। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लो तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये टेबल हमको कैसे बनानी है। और उसके बाद में इसको बार बार बनाने की प्रैक्टिस करना, कम से कम 8-10 बार आप बनाना, तो ऑटोमेटिकली आपसे वो सही बनने लगेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में फिर से मैं और बनवाऊंगी, लेकिन आपको याद रखनी है ये 3, ठीक है। ये तीनों जो मैंने अभी लिखी है ये तो आपको याद ही रखनी है। इससे आप और 2 बना सकते हो। कैसे? देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। अगर हमने यहाँ पर ले लिया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस कहाँ चला जाएगा? इस तरफ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गई दूसरी आइडेंटिटी। कॉस की वैल्यू निकाल रहे हो तो आप लिख लोगे कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के मतलब राइट हैंड साइड पे साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, आपने याद एक करी थी, 2 बन गई, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बोला ये वाली आपको याद रखनी है। तो ये कैसे होगी? इसको जब आप इधर पलटोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, एक तो हो जाएगा 1, ठीक है। और अगर आपको 10 की वैल्यू निकालनी है तो टेन स्क्वायर थीटा यहीं रखोगे और सेक स्क्वायर थीटा -1, ये उस तरफ भेजोगे तो 2 आइडेंटिटी और रेडी हो गई आपकी। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक बन जाएगी आपकी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये वाला इस तरफ चला जाएगा तो कॉसेक -1 हो जाएगा। और एक हो जाएगी आपकी, इसको अगर आप कॉट को उस तरफ भेजते हो तो आपकी बन जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये सारी आइडेंटिटीज़ हमारे बहुत काम की हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। और अभी से लेके आपकी 11-12 तक तो आपको बिल्कुल काम में आने वाली। इसके अलावा आप जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी बार इनका यूज़ कर रहे हो। इसलिए इसको जितना हो सके बाय हार्ट करने की आप लोग कोशिश करना। और मैंने आपको बता दिया, वैसे इतनी प्रैक्टिस, इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं अगर आप 11th-12th में भी लेते हो और आगे लेते हो तो ये सब कुछ तो वैसे भी हमें याद हो जाता है। लेकिन फिर भी ये 3 आप याद रख लोगे तो बाकी की चीज़ें आप आराम से बना सकते हो। अब इसके आगे हम चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का ये जो हमने अभी तक सीखा, ये किसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए हेल्पफुल था। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसके अंदर अभी तो आपने जो फार्मूलाज देखे ये कुछ भी नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हमको, जब हम 11th में या आगे क्लासेस में लेते हैं तो हमको बहुत सारे फार्मूलाज को याद करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये जो हमने पढ़ा ये बेस था, ठीक है। अब हम इसके बाद में हम ये जो टॉपिक मैं अभी लेके आई हूँ आपके सामने, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कहाँ पर आखिर हमको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी जो टर्मिनोलॉजी उसमें हम देखें हाइट एंड डिस्टेंसेस। हम इससे ऊंचाई और दूरी निकालते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बताया था बिल्कुल इस वीडियो के स्टार्टिंग में। दूसरी चीज़, अब इसके अंदर पहली टर्म होती है हमारी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, कि हम किस लाइन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारी होती है लाइन ऑफ साइट। पहले फिगर से देखते हैं। इस फिगर में यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वर है, मतलब आप खड़े हो या कोई भी खड़ा है जो देख रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, द पॉइंट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर यहाँ से खड़ा होकर कहीं भी देख सकता है, यहाँ देख सकता है, यहाँ देख सकता है, यहाँ देख सकता है। तो अभी ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जर्वर देख रहे हैं। तो ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है ना, ऑब्जर्वर इसको अगर देख रहे हैं, सपोज आप भी खुद सोचिए, आप अपने घर की बालकनी में या किसी भी ग्राउंड पे खड़े हो जाइए और वहाँ से किसी भी ऊंची चीज़ को देखिए, ठीक है, या बालकनी पे खड़े होकर नीचे की तरफ देखिए, तो आप पर्टिकुलर किसी पॉइंट को देखोगे तो उसके बीच में ये जो एक इमेजिनरी लाइन होगी, रियल में ये कोई लाइन नहीं है, ठीक है। सपोज आप कहीं खड़े हो और आप ग्राउंड पे खड़े हो और आप एक पोल को देख रहे हो,
इलेक्ट्रिसिटी के पोल को देख रहे हो आप, तो वहाँ पर आपकी आँखों और उसके बीच में कोई लाइन थोड़ी ना खिंच गई है, लेकिन हम उसको एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं, ठीक है। तो उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं इसका अर्थ तक, और ये जो ऑब्जर्वर जहाँ खड़े हैं वहाँ से लेके जो इसका बेस है उस तक भी एक लाइन हम मिला देते हैं, तो कुछ ऐसा फिगर हमारा बन जाता है। और अगर हम इसको हमारे ट्रायंगल से, क्योंकि हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा बेस हो गया है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है उसके अपोजिट ये जो साइड होती है इसको हम बोल देते हैं हाइपोटेनियस, और इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आई टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूज बाय द ऑब्जर्वर। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा हो सकता है, कोई पोल है, हो सकता है ये इससे ऊंचा भी हो, लेकिन यहीं पर इस विंडो तक वो देख रहे हैं, या हो सकता है कोई घर हो, ठीक है, इसकी 5 मंजिल हो, 2 मंजिल हो, कुछ भी हो सकती है, और आप जो ऑब्जर्वर है यहाँ से वो सेकंड मंजिल पे देख रहा है, तो हमें सिर्फ उससे मतलब है, उस पॉइंट से, उस ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट से जहाँ पर आप देख रहे हो वो आपका पॉइंट हो जाता है। तो इसके बीच में ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन ऑफ साइट होती है। इसकी डेफिनेशन से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, ये पूछी भी नहीं जाती है, मेन चीज़ ये है कि आपको यहाँ समझना है, ठीक है। फिर भी मैंने आपके रेफरेंस के लिए ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की, ठीक है। टोटल इमेजिनेशन करना है आपको। अब देखिए आप यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है आपके, ठीक है, और ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो किसी ऊंचाई पर है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ऑब्जर्वर की आई से लेके वो जो पॉइंट जो वो देख रहे हैं वो उसके बीच की जो लाइन होती है उसको लाइन ऑफ साइट बोला जाता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उससे एक परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या अर्थ के ऊपर, ठीक है, बेस के ऊपर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। और जहाँ ऑब्जर्वर खड़े हैं वहाँ से इसका जो फुट है वो लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल, उसको बोला जाता है, और या फिर हम उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? तो एलिवेशन मतलब यहाँ ये जो ऊंचाई पे देख रहे हैं ऑब्जर्वर, यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कोई आपकी बिल्डिंग है और यहाँ से ये अर्थ है, यहाँ पर कोई तो भी ऑब्जर्वर खड़े हैं, और यहाँ पर इसके टॉप को वो अगर देख रहे हैं तो ये जो आई है इनकी इस तरीके से, यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये जो ऊंचाई की तरफ आप देख रहे हैं। उसके बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कैसा? अभी ऑब्जर्वर आपके कहीं ऊंचाई पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और वो डाउन में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। हो सकता है कि आप बालकनी में या किसी पिलर पे या किसी पहाड़ पे कहीं पर भी आप खड़े हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हो टॉप फ्लोर पे, और वहाँ से आप नीचे स्ट्रीट की कोई चीज़ को देख रहे हो, तो आपकी आई, अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमने यहाँ पर माना था, यहाँ पर क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल आपका ये सब इमेजिनरी है, कोई रियल नहीं है। तो सपोज आप यहाँ पर खड़े हो किसी बिल्डिंग पे, यहाँ पर आप खड़े हो, आपकी आईज़ है, और यहाँ पर ये सड़क कोई जा रही है और यहाँ पर कोई कार खड़ी हुई है, सपोज़ ये यहाँ पर कोई कार है या कोई ऑब्जेक्ट है। अब आप यहाँ से खड़े खड़े इस कार को देख रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो ऐसी हो जाएगी, आप नीचे की तरफ देख रहे हो उस समय पर, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? तो हम एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से कंसिडर करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती है। अब आपकी आइज़ सपोज यहाँ सामने देख रही होती है, और अभी आप कहाँ कर रहे हो, डिप्रेस, उसको नीचे झुका के आप यहाँ इस कार को देख रहे हो, तो ये जो एंगल बनता है इस एंगल को आप बोलते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब आपने कितना उसको झुकाया, अपनी आइज़ को कितना उसमें अवनमन हुआ, कितनी वो झुकी, तो ये जो होता है ये आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन सब का यूज़ हमको बहुत ज़्यादा होने वाला है। जब अभी मैं एक्सरसाइज आपको करवाऊंगी ना तब आपको इसका सबका यूज़ बहुत ज़्यादा आने वाला है। इसलिए अगर ये बात नहीं समझ में आई हो तो इसको 2-3 बार और देख लेना आप, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं एक बार फिर से आपको इसको लास्टली समझाती हूँ। ऑब्जर्वर की जो आई होती है उससे वो जिस पॉइंट को भी देख रहा है उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है, हम कंसिडर करते हैं उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं।
ठीक है। इसके बाद में अगर ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पर है और वो ऊपर अपने से ऊंचाई की किसी चीज़ को देख रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे है मतलब ज़रूरी नहीं, हो सकता है आप फर्स्ट फ्लोर पे हो और आप नेक्स्ट मतलब यहाँ पर किसी बिल्डिंग के आप फर्स्ट फ्लोर पे हो और आप इधर कोई पोल को देख रहे हो जो कि आपके फ्लोर से ऊंचा है, तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा वहाँ पर, ठीक है। और वो एंगल ऑफ एलिवेशन इस हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है, ठीक। दूसरी बात, अगर आप ऑब्जर्वर जो है वो किसी ऊंची जगह पर है, हाइट पे है और वो अपने से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।